एपिसोड की शुरुआत में हम ऊथरेड, एथेलरेड और बाकी सभी को बहुत तेजी से अपने टेंट की तरफ भागते हुए देखते हैं। ऊथरेड को ये एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई युद्ध नहीं होने वाला है। डेंस ने एक जाल बिछाया था जिसमें ये सभी लोग फंस गए थे। डेंस ने इनके टेंट पर अटैक किया था। ये लोग भागकर जब तक टेंट पर पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जानवर से इंसान तक सारे लोग मारे जा चुके हैं। फादर बेओका परेशान होकर अपने घोड़े से उतरते हैं और अपनी बीवी थीरा को आवाज़ लगाकर चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस मारकाट में उसकी बीवी थीरा की भी मौत हो चुकी है। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि जंगल की तरफ से थीरा भागती हुई आ रही है। थीरा को जिंदा देखकर फादर बेओका के जान में जान आती है। ऊथरेड अपनी बहन थीरा से एथेलफ्लेड के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। थीरा का कहना है कि उसे नहीं पता। वो लोग कुछ देर पहले तक साथ में थे और अचानक एथेलफ्लेड गायब हो गई। ऊथरेड अंदाजा लगाता है कि जरूर डेंस एथेलफ्लेड को अपने साथ लेकर गए हैं, वरना वो शहर कभी नहीं छोड़ते। अगले ही सीन में हमें एथेलफ्लेड को दिखाया जाता है जो जिंदा है और सही सलामत है। डेंस उसका अपहरण करके उसे बेमफ्लेट लेकर जा रहे हैं। वो एरिक के साथ उसके घोड़े पर है। वो बहुत डरी हुई है और एरिक से पूछती है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। एरिक बोलता है कि वो राजा की बेटी है और बहुत मूल्यवान है। वो उसके बदले राजा से एक बड़ी मांग रखेंगे। ऊथरेड अपने साथियों के साथ अपने घर कोकम की तरफ रवाना होता है। फादर बेओका उससे विंचेस्टर न जाने का कारण पूछते हैं। ऊथरेड का कहना है कि वो राजा के हुक्म का पालन कर रहा है। राजा का कहना है कि उसे कोकम में ही रहना चाहिए। बाकी सभी लोग विंचेस्टर की तरफ रवाना होते हैं। फिनन ऊथरेड से पूछता है कि आप आज नहीं तो कल एथेलफ्लेड को बचाने के लिए जरूर जाओगे, तो आज विंचेस्टर ना जाकर कोकम में बैठने का कारण क्या है। ऊथरेड का कहना है कि अगर एथेलफ्लेड का कुछ भी पता चलता है या ऊथरेड के पास कुछ कहने के लिए होगा तो वो विंचेस्टर जरूर जाएगा, बट फिलहाल उसका वहाँ कोई भी काम नहीं है। ऊथरेड सेट्रिक को बेमफ्लेट जाने के लिए कहता है और अपने साथ रीपर एक और साथी को भी ले जाने के लिए कहता है। वो सेट्रिक से जासूसी करवाना चाहता है। वो सेट्रिक से कहता है कि तुम बेमफ्लेट जाओ और वहाँ के लोगों में मिक्स हो जाओ। जैसे ही एथेलफ्लेड के बारे में कुछ भी पता चलता है तुम रीपर को खबर के साथ यहाँ भेज देना और तुम वहीं रुकना और हर प्रकार की गतिविधि पर अपनी नज़र रखना। दूसरी तरफ डेंस एथेलफ्लेड को लेकर बेमफ्लेट पहुँच चुके हैं। सारे डेंस जीत की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और शोर मचा रहे हैं। बहुत सारे डेंस हाथ बढ़ाकर एथेलफ्लेड को छूना चाहते हैं। एथेलफ्लेड बहुत ज़्यादा डरी हुई है। थोड़ी देर बाद एरिक एथेलफ्लेड को एक पुराने गंदे से छोटे कमरे में लेकर जाता है। अब एथेलफ्लेड को इसी कमरे में रहना है और उस पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जाएगी। फादर बेओका, एथेलरेड, एथेलवर्ल्ड ये सारे लोग पहुंच चुके हैं विंचेस्टर। अभी तक राजा को एथेलफ्लेड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एथेलरेड राजा के सामने अपनी बात की शुरुआत झूठ के सहारे से करता है। वो किंग एल्फ्रेड को कहता है कि हमने लंदन को वापस जीत लिया है और एक भी नॉर्थमैन को जिंदा नहीं छोड़ा गया है। ये बात सुनकर राजा और रानी तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद एथेलरेड कहता है कि इस जीत की हमने एक भारी कीमत चुकाई है। एथेलरेड को डेंस द्वारा किडनैप कर लिया गया है। ये बात सुनते ही राजा और रानी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। राजा का पहला प्रश्न होता है कि एथेलफ्लेड युद्ध भूमि पर क्या कर रही थी। इस बात को छुपाने के लिए एथेलरेड फिर से झूठ कहता है। वो कहता है कि एथेलफ्लेड ने ज़िद की थी और उसके ज़िद के सामने मेरी नहीं चल पाई। वो सारा इल्ज़ाम ऊथरेड पे लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एथेलफ्लेड की जानकारी डेंस को कैसे पता चली, इसमें ज़रूर ऊथरेड का हाथ होगा और ऊथरेड यहाँ आने की बजाय कोकम चला गया। फादर बेओका ऊथरेड की तरफ से बोलते हुए कहते हैं कि ऊथरेड राजा के आदेश का ही पालन कर रहा है। इस्टियापा भी बीच में पड़ता है और कहता है कि वहाँ कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। इस तरह एथेलरेड का एक भी झूठ वहाँ काम नहीं आता है। राजा को समझ में आ गया है कि इनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ है कि एथेलरेड अब डेंस के हाथों में है।
अब राजा को ही कुछ करना पड़ेगा। राजा और रानी के वहाँ से चले जाने के बाद लॉर्ड ओडा भी एथेलरेड की फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि तुमने पूरे राज्य को कितने बड़े मुसीबत में डाल दिया है। ओडा एथेलरेड को घमंडी और बेवकूफ़ भी कहता है। एल्डहैम लॉर्ड ओडा को रोकता है और उनकी इंसल्ट करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद एल्डहैम और एथेलरेड का मजाक उड़ाता है। एल्डहैम एथेलवल्ड को धमकाते हुए कहता है कि वो राजा से उसकी शिकायत लगाएगा कि वो अक्सर डेनलैंड की तरफ जाता है और राजा के सिंहासन पर उसकी नज़र है। एथेलवल्ड का कहना है कि तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने जो इतना बड़ा रायता फैलाया हुआ है इसे बस ऊथरेड ही सही कर सकता है, जिस पर तुम सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे थे। किंग अल्फ्रेड का नाजायज़ बेटा ऑसफर्थ ऊथरेड के पास आया है और वो उसके दल में शामिल होना चाहता है। ऑसफर्थ के मामा लियोफ्रिज, जो ऊथरेड के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उसका मानना था कि ऊथरेड एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए ऑसफर्थ ऊथरेड के साथ रहना चाहता है। हालांकि उसे पता है कि ऊथरेड उसे अपनी टीम में बस इसीलिए शामिल करेगा ताकि वो किंग अल्फ्रेड को नीचा दिखा सके, लेकिन एक दिन वो अपनी काबिलियत ऊथरेड के साथ ज़रूर साबित करेगा। एरिक एथेलफ्लेड के कमरे में जाता है। एथेलफ्लेड खाना नहीं खा रही थी। वो कारण पूछने के लिए एथेलफ्लेड के पास आया था। एथेलफ्लेड का कहना है कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक उसके लिए नहाने का प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जाता है और उसे खुली हवा थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता है। एरिक उसके इस ज़िद को मान लेता है। वो कहता है कि आपके नहाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा आपके अनुसार और बदले में आपको खाना खाना होगा। क्वीन एलिज़ाबेथ राजा के पास आती है और राजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऊथरेड को विंचेस्टर बुला ले। वैसे तो क्वीन एलिज़ाबेथ ऊथरेड को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती है, लेकिन उसे भी अच्छी तरह से पता है कि नॉर्थमैन के बीच से उसकी बेटी एथेलफ्लेड को ऊथरेड ही छुड़ा कर ला सकता है। लेकिन राजा उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है क्योंकि वो अपने स्वाभिमान की वजह से ऊथरेड के सामने झुकना नहीं चाहता। एथेलफ्लेड के नहाने का इंतजाम कर लिया गया है, इसीलिए उसे बाहर की तरफ लाया गया है। तभी सेट्रिक की नज़र एथेलफ्लेड पे पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो जिंदा है और सही सलामत है। वो अपने साथी रिपेयर को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ऊथरेड के पास जाओ और ये खबर उनको दो। एथेलफ्लेड के नहाने का इंतजाम एक तालाब के पास किया गया है। वहाँ एरिक, हेस्टन, डगफिन और 2-4 लोगों के अलावा एक महिला दासी भी उन लोगों के साथ है। एथेलफ्लेड महिला दासी के साथ तालाब के पास चली जाती है और ये लोग पीछे ही रुक जाते हैं। एरिक सभी को पीछे की तरफ घूमकर खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन हेस्टन, जिसकी बुरी नज़र पहले से ही एथेलफ्लेड पर है, वो थोड़ी देर बाद एथेलफ्लेड को घूर कर देखता है। एथेलफ्लेड की खबर मिलते ही ऊथरेड विंचेस्टर की तरफ निकल पड़ता है। विंचेस्टर में राजा के दरबार में काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जहां एथेलवल्ड अपनी बात रख रहा है। एथेलवल्ड का कहना है, हमें अलर्ट रहना चाहिए डेंस से। डेंस कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। राजा उसे ये बोलकर बैठा देते हैं कि ना तो आप लॉर्ड हैं और ना ही आपके पास ज़मीनें हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी होगी। राजा अपने लॉर्ड्स से कहता है कि सभी लॉर्ड्स को फसलें काट लेनी चाहिए ताकि हम तैयार रह सके डेंस के खिलाफ। एक दरबारी उठकर राजा को सलाह देता है कि हम डेन ब्रदर्स पर अटैक करके उन्हें हरा भी सकते हैं। तभी एल्डहैम उठते हैं और बताते हैं कि राजा की बेटी उनके पास है, तो ऐसे में इस तरह का कदम हम नहीं उठा सकते हैं। दरबारी फिर से राजा से कहता है कि एथेलफ्लेड अगर जिंदा होती तो डेंस ने अब तक कोई ना कोई मांग जरूर रखा होता। राजा का कहना है कि वो हमें दबाना चाहता है, वो हमें डराना चाहता है, इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई मांग नहीं रखी है। तभी फादर पियरलिक दरबार के अंदर आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि ऊथरेड आया है और वो दरबार में अंदर आने के लिए पूछ रहा है। ऊथरेड का नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। रानी की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो इशारे से राजा से अनुरोध करती है कि उसे अंदर आने दिया जाए। ऊथरेड का नाम सुनते ही एल्डहैम एथेलरेड के कान भरने लगता और वो एथेलरेड से कहता है कि तुम राजा से पूछो कि क्या ऊथरेड पर भरोसा किया जा सकता है, और एथेलरेड ऐसा ही करता है। लेकिन उसके इस बात का कोई असर राजा के ऊपर नहीं होता है। राजा ऊथरेड को अंदर आने की आज्ञा दे देते हैं। ऊथरेड अंदर आता है और राजा और लेडी एलिज़ाबेथ को एथेलफ्लेड की जानकारी देता है। वो बताता है कि उसके कुछ जासूस
बेमफ्लेट में मौजूद हैं और उन्होंने अपनी आंखों से एथलफ्लेट को जिंदा देखा है, वो सही सलामत है। राजा ऊथरेड से पूछते हैं कि अगर वो अभी तक जिंदा है तो उन्होंने कोई मांग क्यों नहीं रखी है। ऊथरेड बताता है कि वो सारे डेंस के बीच इस बात को फैला रहे हैं जिससे कि वो एक बड़ी सेना खड़ी कर सकें आपके खिलाफ। ऊथरेड कहता है कि डेंस कुछ भी अजीबोगरीब नाजायज़ मांग रख सकते हैं, लेकिन राजा कितना भी धन या खून बहाकर अपनी बेटी को वापस लाने के लिए तैयार हैं। ऊथरेड राजा को सलाह देता है कि आप खुद उन लोगों के सामने नहीं जाइए, आपके जाने से वो अपनी मांग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आपको कमज़ोर समझेंगे। मर्सिया की लेडी होने के नाते राजा एथलरेड को वहां जाने के लिए चुनते हैं। वहां मौजूद कुछ लोग राजा को सलाह देते हैं कि वो वेसेक्स की बेटी थी, इसलिए वेसेक्स से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहां जाना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसे भेजा जाए। दरबार में ज़्यादातर लोग ऊथरेड का नाम लेते हैं। ज़्यादातर लोगों की सहमति होने की वजह से राजा भी ऊथरेड को ही चुनते हैं और वो ऊथरेड से कहते हैं कि तुम एथलरेड के साथ जाओ और उनसे सौदा करो। दूसरी तरफ हेस्टन, जिसकी बुरी नज़र एथलफ्लाइट पे है, वो एथलफ्लाइट के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। डकफिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साइड करता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है। हेस्टन को अपने कमरे में देखकर एथलफ्लाइट डर जाती है और उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। हेस्टन एथलफ्लाइट के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। एथलफ्लाइट उसका विरोध करती है और उसके हाथ में जो कुछ भी आता है वो उसके ऊपर फेंक करके अपना बचाव करती है। तब तक एरिक भी वहां पहुंच जाता है। डकफिन ने एरिक को खबर दे दी थी हेस्टन के बारे में। एरिक हेस्टन को बहुत मारता है और उसे चेतावनी देता है कि वो एथलफ्लाइट के कमरे के आसपास भी नहीं भटकेगा। हेस्टन को वहाँ से भगाने के बाद वो एथलफ्लाइट से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एथलफ्लाइट एरिक से खुद को कनेक्टेड फील करती है। वो उसे बताती है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मर्द ने उस पर बुरी नज़र रखी है। वो उसे अपने पति के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो फिर पूरी बात शेयर नहीं करती है। लॉर्ड ओडा राजा के डिसीजन से सहमत नहीं हैं। वो राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज वेसेक्स जो कुछ भी है उसके लिए लाखों वेसेक्स के लोगों ने युद्ध में अपनी जानें गंवाई हैं। आज अगर डेंस की मांगें हम पूरी करते हैं तो वेसेक्स का एक एक इंसान कंगाल हो जाएगा और अगर युद्ध होता है तो लाखों जाने जाएंगी। लेकिन राजा का मानना है कि आज हम जो भी डिसीजन लेंगे वो कल का इतिहास होगा। अगर आज मैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता हूँ तो इससे आने वाली पीढ़ी मुझ पर हंसेगी। लॉर्ड ओडा के पास एक तीसरा रास्ता है। उनका कहना है कि जिस तरह से देशद्रोही पता चलने पर मैंने अपने बेटे की जान ले ली थी, उस तरह से एथलफ्लेट को खुद की जान ले लेनी चाहिए। इस देश के लिए शहीद हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका कहना है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए ऐसी बात बोलने के बाद भी आप मेरे सामने खड़े हैं। और उसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं। एरिक एथलफ्लेट को चांदनी रात में नदी के किनारे बाहर लेकर आया है, जैसा कि एथलफ्लेट ने मांग रखी थी कि उसे खुली हवा में बाहर जाना है। दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। एथलफ्लेट फाइनली उसे अपने पति के बारे में बताती है कि किस तरह से वह उस पर अत्याचार करता है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। राजा के आदेशानुसार ऊथरेड, उसके लोग, फादर पियरलेग, एथलरेड, एल्डहम, ये सारे लोग बेमफ्लेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हेस्टन और उसके लोग उन्हें घेर लेते हैं। ऊथरेड हेस्टन से बताता है कि वो बेमफ्लेट जा रहा है समझौता करने के लिए। हथियार और घोड़ा वहीं छोड़ने के लिए कहता है। ऊथरेड घोड़ा छोड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन हथियार अपने साथ ही लेता है और वहाँ से सभी लोग पैदल बेमफ्लेट की तरफ बढ़ते हैं। ऊथरेड और बाकी सभी लोग बेमफ्लेट पहुँचते हैं। वहाँ पहले से ही डेंस उनके स्वागत में खड़े थे। उन सभी को देखकर सिग्रिड उन्हें घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है, लेकिन ऊथरेड साफ मना कर देता है। ऊथरेड कहता है कि राजा अपनी बेटी एथलफ्लेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए एथलरेड जैसे इंसान से उसकी शादी कर दी गई है। इसीलिए तुम लोग ऐसी बड़ी मांग मत रखना जो राजा पूरी ना करे। एथलरेड कहता है कि उसे एक बार एथलफ्लेट को जिंदा देखना है। एरिक अपना गुस्सा निकालते हुए एथलरेड को घुटने के बल बैठने के लिए कहता है। एथलफ्लेट ने जो कुछ भी एथलरेड के बारे में एरिक को बताया था, उस बात से वो अंदर ही अंदर नाराज था। इसलिए वो उसको ज़बरदस्ती घुटने के बल बैठा देता है और उसकी बहुत बेइज्जती भी करता है।
थोड़ी देर बाद एथेलफ्लेड उसके सामने आती है। एथेलरेड एथेलफ्लेड से उसका हाल पूछता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ज़रूर ले जाऊँगा। फिर एथेलरेड डेंस से सौदे की बात करना शुरू करता है। वो कहता है एथेलरेड को छुड़ाने के लिए वो 45 किलो चांदी देने के लिए तैयार है। ये कीमत सुनकर उसके साथ के लोग भी अपना सर पकड़ लेते हैं। सिग्रिड ऊथरेड से पूछता है कि क्या सच में किंग अल्फ्रेड अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए 45 किलो चांदी देने वाला है। ऊथरेड इसके लिए ना कह देता है। इस बात से सिग्रिड इतना नाराज होता है कि वो अपना एक आदमी बुलाकर एथेलरेड के मुंह पे घूंसा मरवाता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। एक लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली सौदा तय हो जाता है। सिग्रिड एक बहुत बड़ी मांग ऊथरेड के सामने रखता है। वो कहता है उसे 10,000 किलो चांदी और 1,000 किलो सोना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन मजबूरी में ऊथरेड को ये मांग माननी पड़ती है। एथेलरेड, जो अभी तक बेहोश पड़ा था, जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सूअर के बाड़े में और बिना कपड़ों के पाता है। वो अपने आप को छिपाता हुआ बड़ा मुश्किल से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सारे डेंस उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। एल्डहम जैसे ही एथेलरेड को इस हालत में देखता है, वो अपने शरीर का क्लोक ले जाकर उसको ढक देता है। साथ ही वो एथेलरेड को ये बताता है कि सौदा तय हो चुका है और ये एक अच्छा सौदा नहीं है किंग अल्फ्रेड के लिए। एरिक ऊथरेड को अपनी जहाज़ें दिखा रहा है। उसके पास कुल 26 जहाज़ें हैं। वो कहता है पूर्णिमा आने तक उसके पास और भी बहुत सारी जहाज़ें आ जाएंगी। इस तरह वो एक बड़ी सेना खड़ी कर पाएगा और किंग अल्फ्रेड को हरा पाएगा। उन दोनों के बीच में और भी बातें होती है, जिससे ऊथरेड को ये समझ में आता है कि एरिक एथेलफ्लेड को पसंद करता है। एथेलफ्लेड से मिलकर ऊथरेड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। एथेलफ्लेड ऊथरेड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे। ऊथरेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके पिता कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन एथेलफ्लेड समझने के लिए तैयार नहीं है। वो खुशी खुशी मरने के लिए रेडी है, लेकिन वो एरिक के साथ ही रहेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो? अगर कहीं कोई गलती हो गई हो या कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी मैं अगले एपिसोड के साथ मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।